नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी एग्ज़ाम जो हुआ था आपका जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट का, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रही हूँ विद चारों ऑप्शनों को डिटेल में। तो मैंने इससे पहले 50 प्रश्न करवा दिए हैं, 25-25 करके। तो आज हम 51 से 75 प्रश्न करेंगे, यानी आज भी 25 प्रश्न करेंगे विद डिटेल चारों ऑप्शनों को। आप भी इस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं, चारों ऑप्शनों को विद डिटेल में आपने करना है। और पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए। तो 2021, 22, 23 में जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, उन सभी प्रश्न पत्रों को मैं करवाने वाली हूँ। और आगे आपको और किन किन एग्ज़ाम के इसी तरह से प्रश्न पत्र चाहिए, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ भी मैंने शुरू करवा दी है। तो पीजीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को संग्रह करके मैं उसकी सीरीज़ भी शुरू कर चुकी हूँ, जो कि मैं करा रही हूँ अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो क्लास में लेकर आऊँ अब तक पहुँच जाए। तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास आज का शुरू करते हैं। ऑप्शन में किसी का नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर बताती चलूँगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए कथन हैं, इनको आपने सत्य असत्य छांटना है। जिसमें प्रश्न जो है, कथन 1 में वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्त है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने सही उत्तर बताना है, जिसमें दोनों ही सत्य होंगे। ये जो ऑप्शन दिए हैं दोनों, कथन 1, कथन 2, ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे जो मेंशन है, अतः दोनों ही कथन सत्य हैं। ऊपर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये लाइनें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, किनकी किनकी हैं। जैसे प्रत्ययवादी थे, उनके काव्य धारणा जयवादी सिद्धांत पे आधारित है, किसकी, तो ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कॉलरिज की। इसी तरह से इस प्रश्न का भी ऐसे आपने कथन, आपको कविता लिखनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि आपको पूछा जाए नेक्स्ट टाइम तो आप इसको ध्यान में रखें कि ये वर्ड्सवर्थ की है। अगला हम प्रश्न करेंगे 52। आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नामकरण को 1 के साथ सम्मिलित करना है। तो महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो महाप्राण ध्वनि खा है, घोष ध्वनि ज है, पार्श्विक व्यंजन ला है, लुंठित व्यंजन रा है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित है। तो जिसमें सही उत्तर होगा टी.एस. इलियट। तो पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित होती है। यह कथन टी.एस. इलियट का है। तो किसका है, तो ये टी.एस. इलियट का है। इसी तरह से जो एजरा पाउंड, जिनके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे, मानता है कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैतिक और वस्तुनिष्ठ होता है, उसका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। रिचर्ड का विचार है कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उसी मानसिकता स्थिति के निकट पहुँचे। ये इसका ध्यान में रखिएगा। अलग अलग विचारों को जो यहाँ पे बताया गया है, उनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कई बार इनके प्रश्न बन जाते हैं।
उसके बाद अविकारी शब्द, विकारी शब्द, ये भी आपको पता नहीं होने चाहिए। तो विकारी अविकारी शब्द इनमें है जो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। तो ये इसका ध्यान में रखिएगा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निकट निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन है, छोटे से बड़े, इसको आप व्यवस्थित करके लिखेंगे। जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5 ऑप्शन, वो कुछ इस तरह से हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। उत्तरा फाल्गुन के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में इस प्रकार से संयोजित किया हुआ है। तो पहले तो आएगा, वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, परंतु इसमें जीवनता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धता का प्रतीक है। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिन हिनाकर दे जाता है। तब मैं व्यवस्थित के पुतली घर की इन यंत्र कन्नाओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो है कुबेरनाथ राय द्वारा रचित विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। तो नेक्स्ट टाइम प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसमें संकलित है, तो विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है और ये 1974 की है। और ऊपर जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं आयु के, क्या है, आयु को छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, ABCDE, ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनको आपने व्यवस्थित करके लिखना था। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें प्रिया नीलकंठा 1967, रस अखेट 1970, गंध मादन 1972, निषाद बांसुरी 1974, विषाद योग 1973, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, उसके बाद है कामधेनु 1980 की है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न बनता है आपका निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे पात्र दिए गए हैं, इनको पहले से बाद के क्रम में आपने लगाना है। तो अलग अलग पात्रों के उपन्यास हैं, तो ये कौन कौन से किन किन उपन्यास के पात्र हैं उनको क्रम मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो पहले यहाँ पे कैसे पूछा जाता था, पहले उपन्यास दे दिया जाता था, उसके बाद उनको क्रम में लगाना होता था। अब यहाँ पे उपन्यास के पात्रों को दे दिया जाता है, उसके बाद क्रम में लगाना होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी की है, आगे की है ये 1941, और बाण भट्ट की आत्मकथा भैरवी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं, और 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसी तरह बंती जो कि झूठा सच उपन्यास से है और इसके रचनाकार यशपाल है, प्रकाशन वर्ष 1958 से 60 है। इसी तरह बेला जो है राग दरबारी की है और श्रीलाल शुक्ल इसके रचनाकार हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1968 है। उसके बाद तमस जो है, तमस का जो पात्र है वो लीजा और इसके रचनाकार हैं भीष्म सहानी और प्रकाशन वर्ष है 1973। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, कभी इस तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द। उसने कहा था, उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की, तो उस कहानी में पंजाबी शब्द जो आए हैं उनका हिंदी में अर्थ बताना है। तो देखिए किस तरह से गद्य विधाओं में प्रश्नों के जो पूछने का तरीका है, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो किसी को भी लाइटली ना लें, बहुत गंभीरता से कहानी गद्य विधाओं को पढ़ें, ताकि प्रश्न किसी भी तरह से आए आप उनको आसानी से कर लें। तो कुड़माई का क्या होगा यहाँ पे हिंदी अर्थ? यहाँ पे कुड़माई का हिंदी अर्थ होता है मंगनी, घुमाओ जमीन की नाप, खोते गधा, तीमियों तीमी, स्त्रियों स्त्री। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। और ये जो कहानी है 1915 की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे जो प्रश्न बनता है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये आपने बताना है। तो गोदान उपन्यास में ये जो कथन है ये धनिया का है। ये हथियारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। उक्त जो कथन है धनिया का है। धनिया जो पात्र है वो गोदान कहानी से है, सॉरी गोदान उपन्यास से है, जो कि 1936 की है। और प्रेमचंद का ये उपन्यास है। और प्रेमचंद के बाकी जो उपन्यास हैं, इस प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसमें बाकी जो पात्र हैं वो हैं होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, रूप, सोना, शोभा, हीरा, सिलिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, ओंकार नाथ आदि। तो ये सारे गोदान उपन्यास के पात्र हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। इसको इस बार तो दे दिया है कि इसमें कौन सा है। हाँ, बाकी जो उपन्यास है प्रेमचंद के, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन आदि, तो इन सब के आपको सन पता होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे परतंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता का है? तो ये जो कथन है सॉरी ये जो कथन है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे परतंत्र की खोज है, तलाश है, ये जो कथन है सुदामा पांडे धूमिल की नक्सलवाड़ी कविता का है। और धूमिल की जो अन्य कविता है, संसद से सड़क तक 1972 की है, कल सुनना मुझे 1977 की है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 की है, मोचीराम अकाल दर्शन, पटकथा आदि ये अन्य इनकी कविताएं हैं। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी प्रसिद्ध काव्य कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हम प्रश्न करेंगे, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, इसका वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? तो फिसलने लायक, सिलहली शब्द का यहाँ पे जो अर्थ है फिसलने लायक। और कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक है, जिसका संपादन गुरु कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। तो कबीर जी से संबंधित कुछ अलग महत्वपूर्ण लाइनें हैं यहाँ पे इन शॉर्ट में दी हुई हैं। तो बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? साखी, शबद, रमैनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की वचनावली के सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन बताना है आपने। तो इसमें जो इसका सही होगा उत्तर वो है सी, डी और ई। उपन्यासों के गीतों कविताओं का प्रयोग पर सत्य कथन बताना है, तो सी और डी
और ई सही होगा, जिसमें मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहनी रैदास का एक भजन है, गाती है। देखिए इसमें कितने इन डेप्थ पूछा गया है इन रचनाओं को, जिसमें मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का इस्तेमाल किया है। तो इन मैला आंचल में उपन्यास में सुमित्रा नंद की पंत की कविता कोई इस्तेमाल की होगी, तो उस लाइन को यहाँ पे ले लिया है और इसमें सत्य सत्य छाटने को बोला है। उसके बाद मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। ये देखिए ये भी कितना इन डेप्थ पूछा है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास, मोहिनी कोई पात्र होगी जो कि रैदास का एक भजन गाती है। उसके बाद तमस में सर्वे भवंतु सुखनी का उपयोग किया गया है। तो ये भी लाइन उपयोग की गई होगी तमस उपन्यास में, तो जिसको यहाँ पे ले लिया गया है और सत्य सत्य छाटने को बोला है। तो किस तरह से इन डेप्थ पूछा जाने लगा है गद्य विधाएं। अब यहाँ पे उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन छाटना है, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल जो कि 1954 की है, और उपन्यास में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का इस्तेमाल हुआ है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस जो कि 1972 की है, जीवनी परक उपन्यास में मोहनी रैदास का एक भजन गाती है। उसके बाद भीष्म शाहनी कृत तमस जो कि 1973 की है उपन्यास, और सर्वे भवंतु सुखनी का उपयोग किया है, जबकि अन्य जो कथन है वो गलत है। और यशपाल कृत झूठा सच जो कि 2 भागों में है, एक है 1958 ईस्वी से 1960, दूसरा है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जो उपन्यास है 1979 के लिए, उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। तो ये महत्वपूर्ण लाइनें भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत दूरदर्शन नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने वाले सही क्रम बताने हैं आपने। तो भारत दूरदर्शन नाटक में जो पात्र हैं यहाँ पे निम्न पात्र, ये जो पात्र है मंच पर आने वालों का सही क्रम बताना है कि कौन से पात्र सबसे पहले कब आए थे तो कब नहीं। तो इनका जो सही क्रम होगा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। भारत दूरदर्शन नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जो कि 1880 की है, और इसमें मंच पे आने वाले जो पात्र हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार है, जिसमें भारत पहले आएगा, फिर भारत दुर्देव आएगा, फिर रोग, फिर आलस, फिर मदिरा आएगी। और भारतेंदु के अन्य मौलिक जो नाटक है वैदिकी हिंसा न भगवती जो है 1873 की है, प्रेम जोगनी 1875 की है, चंद्रावली 1876 की है, विषय विष्मोधम जो है 1876 की है, नील देवी 1881 की है, अंधेर नगरी 1881 की है, सती प्रताप 1883 की है। और उसके बाद सती प्रताप है भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है लाइन, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सती प्रताप जो भारतेंदु का अधूरा नाटक है, इसको किसने पूरा किया है, तो राधा कृष्ण दास जी ने किया है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए, यहाँ पे राधा कृष्ण दास है तो फिर कृष्ण दास, कुछ इस तरह से कोई ऑप्शन दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो। तो कुछ अपनी तैयारी अपने परफेक्ट रखनी है। उसके बाद नीचे कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2, इनको आपने बताना है कौन सत्य कौन सा नहीं। तो गिरधर बहुब्रीही समाज का उदाहरण है। कथन 2 में रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें आपने बताना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो इसमें जो सही है बहुब्रीही गिरधर बहुब्रीही समास का उदाहरण है, और गिरधर का समास विग्रह गृही को उदाहरण करने वाला होगा। तो कथन 2 में रामकृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसका विग्रह राम और कृष्ण होगा। तो अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। बहुब्रीही समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थों की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीही समास कहा जाता है। जैसे कि इसमें 7 है खंड जिसमें, तो इसमें सतखंडा आएगा। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे कि दाल रोटी में दाल और रोटी, कुछ इस तरह से होगा। अगला जो प्रश्न बनेगा आपका, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम बताना है आपने।
तो इसमें जो सही उत्तर होगा, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक का विषय वस्तु पूछा गया है। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की है किस नाटक में, तो ये बकरी नाटक में की है। तो भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला जो नाटक युगम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कृत बकरी तथा मनु भंडारी कृत महाभोज 1882 है। तो ये दोनों, बकरी और महाभोज दोनों ही में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। तो ये विषय वस्तु पूछा है। तो विषय वस्तु को प्रश्न बना के अब पूछा जाने लगा है, तो इस तरह भी आपने अपनी तैयारी बेहतर रखनी है। तो जो बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, जो कि 1974 की है, और महाभोज है मनु भंडारी की, और ये 1982 की है। जबकि जो हबीब तनवीर ने बहुचर्चित नाटक आगरा बाजार 1954 की है, नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा गया है। उसके बाद धर्मवीर भारती द्वारा कृत अंधा युग 1955 की है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य समाज में मानव मूल्यों की स्थापना और उनके द्वारा मनुष्य में भविष्य की सुरक्षा को संबंध करने की घोषणा की है। तो ये अंधा युग जो है नाटक, उसका विषय वस्तु यहाँ पे लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद शंकर शेष द्वारा कृत एक और द्रोणाचार्य, जो कि 1977 की है। इस नाटक के माध्यम से शंकर शेष ने वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक और सामाजिक दबाव के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। तो आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 की एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का एक पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला जो प्रश्न बनेगा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आपने बताने हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध इनमें से छांट के बताना है, जिसमें सही हो जाएगा आपका सी, जिसमें ए, बी और सी होगा। नैनों की गंगा पवित्रता, आचरण की सभ्यता। नैनों की गंगा पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन आदि सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है। जबकि जय जमुना मैया जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। हम डार डार तुम पात पात, और ये बालकृष्ण भट्ट निबंध का निबंध है। अगला प्रश्न जो है, घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी होगा, जिसमें पहले आएगा ई, फिर ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी, जिसमें इसका बाद से क्रम है। पहले आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि हुई है 1828 में, राजा राम मोहन राय ने की है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की, 1875 में दयानंद सरस्वती ने की है। उसके बाद आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष जो हुआ है 1882 में हुआ है, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन 1893 ईस्वी में हुआ है। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष जो है 1910 में हुआ है, और जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अगला जो प्रश्न बनता है, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ में हुआ है, तो ये हुआ है 1927 में। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 ईस्वी से आरंभ हुआ है। अंबेडकर द्वारा संपादित अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाएं जो हैं वो हैं मूकनायक, जो कि 1920 की हैं। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी जो रचना है बहिष्कृत भारत, इसका प्रकाशन वर्ष 1927 है। लेकिन इनकी अन्य और दलित जो पत्रिकाएं हैं वो है मूकनायक 1920 की, समता 1928 की, जनता 1930 की है। चलिए अगला अब हम देख लेते हैं, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है। तो विज्ञान और कविता पुस्तक के जो लेखक हैं वो आई.ए. रिचर्ड। तो विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक जो है आई.ए. रिचर्ड है, और ये पुस्तक 1926 की है। और इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं,
द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की है। द फिलॉसफी ऑफ रेटारिक 1936 की है। इसी तरह टी एस इलियट, जो बाकी बचे हैं चार ऑप्शन में, उनका भी यहाँ पे कृतियां लगा दी हैं, जिसमें टी एस इलियट की जो कृतियां हैं, द सैक्रेड वुड 1920 की है। होमेज टू जॉन ड्राइटन 1924 की है। एलिजाबेथन एसेज 1932 की है। सिलेक्टेड एसेज 1934 की है। उसके बाद आगे जो आएगा इसका प्रश्न, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है? तो ये दी है बारदोली में। तो ये भी कुछ अलग से प्रश्न पूछा गया है, जिसमें महात्मा गांधी, ये टॉपिक जो यूनिट आपका 4 है ना, 4 के 5 है, उसमें ये आपका ये यूनिट बनता है, जिसमें महात्मा गांधी का भी एक टॉपिक है, उसमें इन डेप्थ पूछा है आपका ये प्रश्न। महात्मा गांधी ने अहिंसा दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई, जिससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। अरे ये यावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अरे ये यावर रहेगा याद 1953 की है, जो कि माजुली द्वीप में स्थित है, असम में। आगे का एक अन्य यात्रा सहित एक बूंद सहसा उछली 1960 की है। अगला जो प्रश्न बनता है, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? तो भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए मुक्ति बोध जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में अन्य विद्वानों का जो मत है वो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, जिसमें जो विद्वान हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ईसाइत की देन जो है ग्रेसन की है। तो ये सब भी अन्य विद्वानों के जो मत हैं उनको आपने ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है ये। आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या होगा? तो ये ए होगा। आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का जो प्रत्यय ए होगा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किन कवियों का उल्लेखन किया है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपने देख के बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में देवसेन, सोमप्रभ सूरी तथा विद्याधर जैसे कवियों का उल्लेख किया, जबकि मधुकर भट्ट तथा श्रीधर रासो साहित्य के प्रमुख कवियों के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया है। इनकी जो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किन किन कवियों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ आप देख लीजिए, जिसमें सी देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर का उल्लेख किया है। बाकी जो इनकी अन्य रचनाएं हैं, जिसमें देवसेन श्रावकाचार्य, नयन चक्र, भाव संग्रह, तत्वसार आदि इनकी रचनाएं हैं। सोमप्रभ सूरी का है कुमाल पाल प्रतिबोध, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इनको ध्यान में रखिएगा इन सबको। नीचे के 3 जो है, ऊपर भी है। उसके बाद सोमप्रभ सूरी, कुमाल पाल प्रतिबोध, मधुकर भट्ट, जयमंग, जस चंद्रिका, श्रीधर जो है रणमल छंद है। उसके बाद आगे जो प्रश्न बनेगा आपका, नीचे कथन दिए गए हैं, उनको आपने बताना है कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। ये क्या सही कथन है? उसके बाद चीफ के दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारा दे
गाकर सुनाया। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है आपने बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है डी वो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन 2 सही है। अगे द्वारा रचित उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती का पति का नाम महेश्वर है और वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है, ना कि रेलवे स्टेशन का क्या था ऑप्शन में, रेलवे स्टेशन का मास्टर है, रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर है, जबकि वो सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। तो वो गलत हो जाएगा। इन डेप्थ जिन्होंने पढ़ा होगा गद्य विधा उनको अच्छे से पता होगा। उसके बाद तो इसीलिए ये प्रश्न तो गलत हो जाता है ऑप्शन। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है भीष्म सहानीकृत चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पेशानाथ माँ से कहते हैं कि कोई बुढ़िया टप्पे सुना दो, सॉरी बुढ़िया लिखा, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्थर अनार दे। मैं एक पुराना विवाह का गीत गाने लगती है। हरिया नी माए हरिया नी भैणे हरिया दे भागी परिया है। अतः दोनों कथन में जो कथन 1 है वो गलत है, कथन 2 सही है। अगला प्रश्न हम करेंगे कि किस रचना के एक पात्र की जुबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था। पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चेरी, लक्ष्मी ताकरी चेरी भाग्य भरोसे जे रहे कुपुरुष भाष ही टेरी। तो इसमें जो किस रचना के एक पात्र की जुबान पर उठते बैठते ये दोहा रहता है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं का जो पात्र है पंडित विश्राम तिवारी के जुबान पर एक दोहा उठते बैठते रहता है। पुरुष सिंह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चोरी भाग्य भरोसे जे रहे कु पुरुष भाष ही टेरी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड है। तो जिसमें क्या भूलू क्या याद करो 1969 की है, सॉरी 1969 की है। क्या भूलू क्या याद करूँ 1969 की। नील का निर्माण 1970 की। बसेरे से दूर 1978 की। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 की। शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 की है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा 1974 की है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में, जिसका पहला भाग मुर्दैया जो कि 2010 की और दूसरा भाग मणिकर्णिका जो कि 2014 की है। तो ये था आपका आखिरी प्रश्न 75 मैंने करवा दिया आपको आज के वीडियो क्लास में, मतलब 51 से 75 प्रश्न। कल के वीडियो क्लास में हम 76 से 100 प्रश्न करेंगे। वीडियो क्लास कैसा लगा वीडियो के कमेंट में फीडबैक दिया करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको कंटिन्यू करूं कि ना करूं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस तरह के वीडियो मुझे आगे भी लाने चाहिए कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कमेंट करके भी बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का ही फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।